नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर कोई एक चेहरा नहीं बल्कि यह कुर्सी है, और यह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है। सवाल यह है, महाराष्ट्र का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस मुद्दे पर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके अलावा आज शो में बात करेंगे संभल की, जहां शांत है गली लेकिन सियासत में मची है खलबली। संभल में कैसे हुआ धोखा, बड़ा खुलासा भी आज आप इस शो में देखने वाले हैं। इसके अलावा बात चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सरेंडर की भी होगी। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐतिहासिक जीत के बावजूद क्यों नहीं आ रहा है सीएम का नाम सामने? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा में है, लेकिन मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी तनाव है, क्योंकि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब बहुत लंबा होता जा रहा है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। शिंदे तो तब से दूर गांव में है, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे गुट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो शिंदे की शर्तों का इशारा कर रहे हैं। शिंदे के करीबी विधायक और मुख्य प्रवक्ता संजय शिरसाट का बयान सुनिए। गृह मंत्री पद तो हमको चाहिए, ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन ये सब बातों का निर्णय मंडे के बाद होगा। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर पेच एकनाथ शिंदे की वजह से ही फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी ने दी डिप्टी सीएम की ऑफर पर एकनाथ शिंदे ने फिलहाल अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में रहेंगे या केंद्र में मंत्री बनेंगे, इस पर भी महायुति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इधर नई सरकार और सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सरकार गठन को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। आज नागपुर में आरएसएस कोर कमेटी की बैठक हुई। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की अमित शाह के साथ वर्चुअल बैठक, 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक और फिर 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की प्लानिंग है। शिंदे के जवाब के इंतजार के साथ बीजेपी नई सरकार गठन के लिए आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के निशाने पर एकनाथ शिंदे है। मनाला खचलेले आहेत, ते अस्वस्थ आहेत, त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे। याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? भले ही संजय राउत ने शिंदे पर सवाल उठाए, लेकिन ये भी सच है कि जनता की अदालत में असली शिवसेना की लड़ाई उद्धव ठाकरे ने नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ने जीती है। दरअसल भाजपा एकनाथ शिंदे को नाराज करने की जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि इससे एनडीए के घटक दलों में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। सहयोगी दलों का सम्मान का मसला उठेगा। फिलहाल इस पर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी काफी चर्चा है। और एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे बीमार हैं। शिंदे के चेकअप के लिए डॉक्टर की टीम उनके घर पर मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि अभी अपने गांव सातारा में है एकनाथ शिंदे। वैभव परव मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। अब वैभव, तबीयत खराब है शिंदे की? जी, डॉक्टर से बात होने के बाद ये पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे कल से ही बीमार थे और वो अपने सतारा के दरे गांव में फिलहाल अपने बीमारी पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आरएम पार्टे है जो मुंबई से यहाँ से सतारा सीधा गए हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टरों के कहने के मुताबिक एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से बुखार है, थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम भी इस वक्त चल रहा है, तो इस वक्त उनको सलाइन पर रखा गया है। एकनाथ शिंदे पिछले कई दिनों से सत्ता स्थापन को लेकर नाराज चल रहे हैं। पहले 23 तारीख को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, फिर 24, 25 और 26 तक एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के विधायकों से दूर रहे, नेताओं से दूर रहे। फिर उन्होंने 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मेरा सीएम पद पर कोई दावा नहीं है, जो पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उससे मैं सहमति दर्शाऊंगा। और उसी तरह से वो बात करने के बाद दूसरे दिन अमित शाह से मुलाकात की और फिर अपने सतारा दरे गांव में चले गए। धन्यवाद भाई पूरी जानकारी के लिए आपका। आपके पास में आऊंगा फिर अगर कुछ और अपडेट होगा। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढ़ाव ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सियासी तपिश उस वक्त बढ़ गई जब आज पहले शरद पवार और फिर अजित पवार, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पुणे जाकर बाबा आढ़ाव से मुलाकात की। और ताजा खबर मैं आपको दे दूं, ईवीएम के खिलाफ बाबा आढ़ाव का अनशन खत्म हो गया है। ईवीएम के खिलाफ बाबा का यह आंदोलन जारी रहेगा। अजित पवार ने आंदोलन खत्म करने की अपील की थी।
तो ईवीएम के खिलाफ बाबा का आंदोलन तो जारी रहेगा। अजीत पवार ने आंदोलन खत्म करने की जो अपील की थी, उसी पर एक बड़ा अपडेट यह है कि उनका अनशन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव से मुलाकात की है, जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उद्धव से पहले आज शरद पवार और अजीत पवार ने भी पुणे में बाबा आढाव से मुलाकात की थी। बाबा आढाव 90 साल के हैं, अब तक कई आंदोलन कर चुके हैं और इस बार ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिन्हें शरद पवार और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिल रहा है। उधर अजीत पवार ने बाबा आढाव से आंदोलन खत्म करने की अपील की है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि उनके आंदोलन को कुचला नहीं जाएगा। ईवीएम को लेकर एक तरफ आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ संजय राउत ने ईवीएम पर एक बड़ा बयान देकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हफ्ता हो चुका है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की गाड़ी तब से ईवीएम पर अटकी पड़ी है और अब ईवीएम को लेकर संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। सविस्तर चर्चा केली आणि भविष्यामध्ये काय करता येईल, काय मार्ग निघेल, हे सुद्धा आम्ही त्यातून शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। मग तो कायदेशीर मार्ग आहे का, आंदोलनाचा मार्ग आहे का? बड़ी बात यह है कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस की भाषा भी शिवसेना उद्धव गुट के जैसी है, बल्कि कांग्रेस तो ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही है। हमारा लोकतंत्र है, उसको मजबूत करने के लिए इतनी सारी जो एजेंसीज बनी है, वो अगर जी हुजूरी करके इस तरह का काम करेंगे तो सही नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ईवीएम सिर्फ महाराष्ट्र में खराब था, क्योंकि चुनाव तो झारखंड में भी हुए थे, लेकिन इसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाली इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और जनता उसको सत्ता से दूर रख रही है। विपक्ष का साफ और सीधा मकसद बैलेट पेपर युग को वापस लाने का है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी वो याचिका खारिज हो चुकी है, जिसमें ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। ये याचिका 26 नवंबर को खारिज हुई है। अब एक रास्ता आंदोलन का है, लेकिन विपक्ष आंदोलन करेगा, ये बड़ा सवाल है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पद यात्रा में अरविंद केजरीवाल पर ग्लास से कुछ फेंकने की कोशिश की गई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में थी केजरीवाल की पद यात्रा। एक युवक ने ग्लास से कुछ फेंकने का प्रयास किया। उस युवक को सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। जो लोग वहां पर तैनात थे, वक्त रहते उसे पकड़ लिया गया। पद यात्रा में केजरीवाल की तरफ ग्लास से उसने कुछ उछालने की कोशिश की थी। यह देखिए, तस्वीर भी सामने आ गई है। अचानक जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया, इस युवक को। तो पद यात्रा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और उसी दौरान आप देखेंगे कैसे बहुत उनके करीब तक ये युवक पहुंच गया था और कोई चीज उसके ग्लास में थी जो उसने उछालने की कोशिश की केजरीवाल की तरफ, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते उसे दबोच लिया। दीपक रावत इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपक, ये क्या मामला है, कुछ और पता चल पाया? जी देखिए अखिलेश, एक शख्स जो है वो भीड़ में घुसा, जो बताया जा रहा है इनिशियली जानकारी के मुताबिक। उसके हाथ में एक शीशी थी, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था। अब वो अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो चाय थी या पानी था, लेकिन वो जो है वो फेंकने की कोशिश जैसे ही उसने की अरविंद केजरीवाल की तरफ, उससे पहले ही पुलिस ने उसको दबोच लिया। और उसके बाद जो वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी उसको पकड़ा और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की पूछताछ की कि आखिर वो कौन व्यक्ति था और ऐसा वो क्यों कर रहा था, क्या चीज को फेंकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान इस तरीके से किसी ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की है या उनका कुछ फेंकने की कोशिश की है, उनका कुछ करने की कोशिश की है। इससे पहले भी 2-3 बार अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए, की तरफ उसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उसके करीब जाने से लोगों को रोका है। और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश कर रही है और इस पूरी साजिश के पीछे बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाएं और बीजेपी अपने लोगों को भेजकर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रोकने का काम करती है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर मामला उठा रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, इसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को एक बार फिर मौका मिल गया
गया है कि वो ये कहें कि कोई दूसरी पार्टी के नेता जो है उन पर इस तरीके से हमले करवा रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो अभी इनिशियली जानकारी मिली है, एक व्यक्ति है जो भीड़ में घुसा और उसने कुछ शीशी हाथ में ली हुई थी और शीशी में कुछ लिक्विड भरा हुआ था और वो लिक्विड जैसी वो उड़ेलने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जो है सुरक्षाकर्मी जो कि आसपास होते हैं। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा दीपक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे हैं इन दिनों, और उसी दौरान आप देखेंगे कि एक युवक तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में कोई शीशी है, उसके अंदर कोई लिक्विड, और ये उसने उधर उड़ेलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक से वहां पर जो सुरक्षाकर्मी जो थे वो अलर्ट हुए और फिर इसे पकड़ा गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब अगली खबर, महाराष्ट्र में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर मंत्रिमंडल में देरी क्यों हो रही है। हेमंत सोरेन, तस्वीरें हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की हैं। अभी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। सोरेन ने सीएम की जिम्मेदारी संभाली, धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि मंत्री कौन, इस पर क्यों सब मौन। झारखंड के चुनावी रण में परास्त बीजेपी कह रही है कि सत्ताधारी महागठबंधन में सब ठीक नहीं। जब कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ लिया, और जिस तरीके की खींचतान शुरू हो गई है आपस में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर, यह सुखद संकेत नहीं है अगले 5 वर्षों के लिए। बीजेपी के इन सवालों पर एबीपी न्यूज ने महागठबंधन में शामिल धड़ों से भी उनका पक्ष जाना। हमने तो मुख्यमंत्री जी का शपथ करा दिया है और वो शपथ लेने के बाद वो निर्णय लेंगे कि कब उनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। हम समझते हैं बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसी प्रकार से गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम हमारे सहयोगी दल के लोग जल्द से जल्द विस्तार करेंगे मंत्रिमंडल का। आपको बता दें कि झारखंड में महागठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की और झारखंड में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और अब अगली खबर, महाराष्ट्र में मिली हार के बाद क्या कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में बड़ी सर्जरी के संकेत दिए हैं। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में मिली बैक टू बैक 2 बड़ी हार ने कांग्रेसी खेमे में खलबली मचा दी और अब खड़गे ने कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक सर्जरी की बात कहकर सबकी टेंशन बढ़ा दी। खड़गे ने यह बात शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कही। उस वक्त मीटिंग में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, हिमाचल के सीएम सुक्खू, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि माहौल पक्ष में होने के बाद बाजी उसके हाथ से कैसे फिसल जा रही है। और अब जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, उससे सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस इस तरह के स्टेप उठा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस में बदलाव की बातें पहले भी कही जाती रही हैं और अब कांग्रेस फिर एक बार उसी मुहाने पर खड़ी है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों वायनाड पहुंचे थे, जहां दोनों ने बारी बारी से अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी आज पहली बार वायनाड पहुंची। उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी भी मौजूद थे। अपने मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद को देखने बड़ी संख्या में लोग आए। जहां राहुल ने प्रियंका को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने के लिए वायनाड की जनता का शुक्रिया किया, तो प्रियंका ने वायनाड की जनता को यह भरोसा दिलाया कि चाहे जो हो जाए वो उन्हें निराश नहीं करेंगी। 5 years ago, you elected me as your member of parliament, and the people of Wayanad have put trust in us. I will not disappoint you.
वायनाड की धरती पर राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आए, जहां राहुल ने अदानी का नाम लेकर पहले केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, तो दूसरी तरफ प्रियंका भी बीजेपी को टारगेट करती नजर आईं। बता दें कि प्रियंका वायनाड उपचुनाव में 4,10,000 वोटों से जीती है, जो राहुल गांधी के जीत के मार्जिन से भी ज्यादा था। महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में योगी का बटेंगे तो कटेंगे बयान गेम चेंजर साबित हुआ। अब योगी अपने इस बयान को हथियार बनाकर 2027 के मिशन में जुट गए हैं। कल सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। इस बैठक में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का मूल मंत्र समझाया और सरकार और संगठन से एकजुट होकर मिशन 2027 के लिए जुट जाने को कहा। जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यह उपचुनाव के परिणाम ने हम सबके सामने साबित किया है। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति की विजय हो या यूपी चुनाव में फतह हो, सब में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान गेम चेंजर साबित हुआ। या यूं कहें कि योगी के इस बयान ने हिंदू वोटर को बटने नहीं दिया और एकजुट रखा। ये इसी का असर रहा कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली। इसमें वो कुंदर की सीट भी शामिल रही, जहां 65% मुस्लिम वोटर थे। कुंदर की ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। 65% जहां पर मुस्लिम मतदाता हो और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाए, तो यह साफ साफ संदेश है, सपा चुक गई है, सपा खत्म हो गई है। मैं कहूं कि ऐसा होल बन गया है इतना बड़ा कि जो भी उसमें बैठा है उसको डूबना ही डूबना। अब योगी की नजर 2027 पर है और ये बात उन्हें अच्छे से पता है कि अगर यूपी में जीत की हैट्रिक लगानी है तो अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को धार देते रहना होगा। और यही बात अब योगी ने अपने सभी मंत्रियों को और बीजेपी संगठन को समझाने की कोशिश की, क्योंकि यूपी वो किला है जिसका सीधा रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस ने बांग्लादेश सरकार को घेरा और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को तत्काल जेल से रिहा करने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दो टूक कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान की बड़ी बातें आपको बताते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद हो, चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई जल्द। बांग्लादेश सरकार मुखदर्शक बनी है। भारत सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखे। हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार चिंताजनक है। बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार का पतन हुआ। तब से कट्टरपंथी हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय कृष्ण दास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। बांग्लादेश पुलिस ने 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में चिन्मय प्रभु को चटगांव से गिरफ्तार किया और स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हम लोग जो हैं आज संभल जाना चाहते थे, अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है। यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का परिणाम। लोकतंत्र की हत्या है, ये दमनकारी नीति है पुलिस की। ये झगड़ा तो फिर शासन ने खड़ा किया है। प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है।
अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। भीड़ का नेतृत्व करने के लिए वो सारी साजिश रचे थे। हम 2 तारीख को वहाँ जा रहे हैं और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं। यूपी के संभल में हिंसा के बाद वहां शांति है, लेकिन सियासत बहुत गर्म है। समाजवादी पार्टी के नेता संभल कूच करने निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने जाने नहीं दिया। नतीजा, लखनऊ यूपी दिल्ली बॉर्डर से लेकर मुरादाबाद तक सड़क पर ही संग्राम दिखा। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से आज संभल जाना चाहते थे और हम लोगों को बलपूर्वक रोकने का काम हुआ है। सुबह दिल्ली से संभल जाने के लिए 3 नेताओं ने कूच किया था। एसपी सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने की कोशिश में थी। दूसरी ओर लखनऊ से भी एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला था। यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने साथी नेताओं के साथ संभल में उन परिवारों से मिलने जाने वाले थे जो या तो घायल हैं या फिर जिनके बच्चों की गोली लगने से मौत हो गई। एसपी सांसद रुचि वीरा भी संभल जाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। हरेंद्र मलिक और जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका तो माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में, सांसद रुचि वीरा को पुलिस वालों ने मुरादाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया और इकरा हसन को हापुड़ में रोक दिया गया। पुलिस के रोकने पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास डिवाइडर पर ही बैठ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर काफिला रुकने से जाम की स्थिति बन गई, लेकिन हरेंद्र मलिक वहां से नहीं हिले। काफी देर तक डिवाइडर पर ही बैठे रहे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा। हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हरेंद्र मलिक पुलिस वालों के व्यवहार से नाराज दिखे। लोकतंत्र का हवाला देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि संभल की हकीकत सामने आने से रोकने के लिए पुलिस वहां जाने नहीं दे रही। तो बैठिए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए 2 बात है, एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी गाड़ी में काफी देर तक बैठे रहे। काफिला हमारा निकलने का मकसद ये था कि हम 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था, लेकिन डीजीपी यूपी ने ये कहा था कि उस वक्त अभी नहीं जाएं कि वहाँ पे स्थिति अभी ख़राब हो सकती है, तो हम लोग रुक गए। जबकि स्थिति ख़राब, जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति ख़राब नहीं होती बल्कि संभलती है। लेकिन अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है और ये सरकार अपनी जो प्रकार वहाँ पे घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के साथ बड़ा डेलीगेशन था। पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने लखनऊ से आगे बढ़ने नहीं दिया। बदनीयती कहिए चाहे सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के सामने खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का पकड़ा। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रहा है। कोई भी ताकत हमारी आवाज को दमन और जुर्म से दबा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भी आरोप लगाया कि सरकार सच सामने आने देना नहीं चाहती। लोकतंत्र की हत्या है, ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए
भी वहाँ जाने नहीं देंगे। प्रयास तो रहेगा, देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द और शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। समाजवादी पार्टी के इस हमले का जवाब यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संभल पर जारी इस सियासी जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है, सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था, हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं। यानी संभल हिंसा को लेकर सियासत और गर्म होने वाली है, लेकिन इस वक्त संभल की गलियां बिल्कुल शांत हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल न्यायिक आयोग के सदस्य संभल आएंगे और उसके बाद सभी लोगों से मुलाकात करके एक पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। शिवांग मिश्रा, एबीपी न्यूज, संभल। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर, संभल में मदद के नाम पर धन उगाही का खेल सामने आया है। हिंसा में मारे गए और घायलों के परिजनों के नाम पर लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर तो ये कि वो मदद उन तक नहीं पहुंच रही। आप देखिए संभल से शिवांग मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते शहीद हो गए दोस्तों, आप ये बात याद रखिए। चारों की भी जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारी। अब हम उनके परिवार का जरिया बन सकते हैं, उनके परिवार के लिए हमें साथ आना पड़ेगा। सलमान खान HYC, सैयद अयूब HYC और कैफ 6786 इंस्टाग्राम पर इन तीनों अकाउंट से मार्मिक वीडियो पोस्ट कर संभल हिंसा के शिकार लोगों की मदद के लिए चंदा मांगा जा रहा है। इन दावों की पड़ताल जब एबीपी न्यूज के संवाददाता ने की तो प्रभावित परिवारों के QR कोड की जगह निजी संस्थाओं के अकाउंट की डिटेल। संभल में किस तरह से मृतकों के नाम पर चंदा वसूला जा रहा है और अपने बैंक अकाउंटों में डाला जा रहा है, उसके कुछ तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर में ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो कि संभल में मृतकों के नाम पर पैसे मांग रहा है, सबसे कम से कम 100 रुपए मांगने की अपील कर रहा है। अब देखिए, जब इसके QR कोड को जब हम लोग स्कैन करेंगे तो ये आप देखिए, ये हम लोगों ने अब इसके QR कोड को स्कैन करा, नाम आया HYC यूथ करेज। एक और QR कोड दिखाते हैं। ये QR कोड इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये व्यक्ति इस परिवार के मुताबिक इनसे मिला, इनसे इनका QR कोड मांगा और ये कहा कि इनके परिवार का जो QR कोड है बैंक अकाउंट का, उसे पोस्ट किया जाएगा। लेकिन क्या QR कोड पोस्ट किया, आप भी देखिए। ये देखिए, ये QR कोड को हम लोगों ने स्कैन किया, ह्यूमैनिटी यूथ करेज, जबकि यहाँ पर पूरा माहौल बनाया गया शहीद, नईम, गाजी, और नाम भी नहीं लिखा गया जिससे लोगों को ये लगे कि इसमें तो सीधा पैसा नईम के घर पे जाएगा, लेकिन पैसा कहाँ गया, इनके एनजीओ में। एक और भाई साहब हैं, ये देख लीजिए, इन्होंने भी 3 लोगों की यहाँ पर तस्वीर डाली जिनकी मौत हुई थी और साथ में एक QR कोड डाल दिया और लोगों से अपील की कि इसके अंदर पैसा दें जिससे सारा पैसा उनके परिवार वालों के पास पहुंचे मृतकों के, और उनके जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो। हालत देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पैसा कहा गया, राहे जिंदगी जो कि खुद इस व्यक्ति का एनजीओ है। तो कुछ इस तरह से संभल में ये पूरी चंदे की लूटमारी मचाई गई है। तीनों ने दावा किया था कि जो पैसे मिलेंगे वो हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अकाउंट में पैसे आने के बाद दावे के मुताबिक ये प्रभावित परिवारों से मिले। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और दावा किया कि मदद का पैसा उन तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस बारे में जब एबीपी न्यूज के संवाददाता ने परिजनों से बातचीत की तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई।
हिंसा में मारे गए नईम के भाई को सुनिए। कई लोग आप लोगों के मतलब घरों में आए थे, उन्होंने क्या करा, बच्चों के साथ वीडियो एक पूरी बनाई और उसके ऊपर उन्होंने QR कोड का स्कैनर डाल दिया कि हम ये एक डाला है जी, डाला है वो कहाँ है, हैदराबाद के हैं सर। आर्थिक मदद अभी कुछ नहीं, अभी मदद नहीं हुई, हैदराबाद वालों ने डाला था शायद। अभी तो नहीं है कोई भी माली मदद परिवार की कोई नहीं आ रहे हैं, अपने थोड़े बहुत दे के जा रहे हैं मोबाइल में, जैसे बच्चों के हाथ पे रख जाए, बच्चों के हाथ में बस खाली जैसे 150 रुपए ना 500 अच्छा 500 रुपए का बस। बात सिर्फ नईम के परिवार पर चंदा वसूली की नहीं है, मृतक अयान के परिवार के नाम पर भी धन उगाही की गई। फोटो सोशल मीडिया के ऊपर डालकर लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं दूर दूर से, और ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा पैसा परिवार को हमने दे दिया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया भी। और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जिन लोगों को भी देना है तो घर आन के मदद करें, नहीं तो किसी को ऐसे नहीं दें। हमारा तो यही कहना है, वैसे हमको कोई मदद की गुहार नहीं लगानी है, हमारे भाई जिस चीज़ के लिए शहीद हुआ है हमको मस्जिद मिल जाए, हमारी यही बहुत है। बताया जा रहा है कि मदद के नाम पर उगाही करने वाले इन युवकों पर हैदराबाद में लूट के केस दर्ज हैं। चाहे फिलिस्तीन का मौका हो या उसके अलावा कुछ भी ऐसी घटना हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज सामने आता है, वहां पर ये लोग वीडियो को प्रसारित करते हैं और उसके बाद चंदा मांगने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कई थानों में हैदराबाद से लेकर हल्द्वानी तक आज भी मुकदमे दर्ज है। इसी साल हल्द्वानी में हुई हिंसा में HYC के सलमान को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जानकारी दी थी कि ये लोग भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं, इन्हें डोनेट न करें। महाराष्ट्र से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने यह जानकारी दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।